नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउसिंग बोर्ड से बड़ी खबर है, कल मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे विधायक आवास परियोजना का शिलान्यास। ये बड़ी खबर हाउसिंग बोर्ड से निकल करके आ रही है। कल मुख्यमंत्री गहलोत करेंगे विधायक आवास परियोजना का शिलान्यास। हाउसिंग बोर्ड विधायकों के लिए बन रहा है विश्व स्तरीय बहुमंजिला फ्लैट्स और साथ ही AIS योजना का भी शिलान्यास करेंगे CM अशोक गहलोत। ऐसी खबर है। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने ये बताया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी हाउसिंग बोर्ड बना रहा शानदार और पूर्ण सुविधाओं से युक्त फ्लैट्स। कल ही CM गहलोत हाउसिंग बोर्ड की 4 और परियोजनाओं का भी शिलान्यास करने वाले हैं। CMR से ही इन सभी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे CM अशोक गहलोत। वर्चुअल माध्यम से वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, तभी शिलान्यास भी करेंगे क्योंकि कोविड है, इसलिए भी वो जाकर के नहीं बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही शामिल होकर के शिलान्यास करेंगे। कल मुख्यमंत्री गहलोत विधायक आवास परियोजना का शिलान्यास करने वाले हैं। हाउसिंग बोर्ड से बड़ी खबर है। हाउसिंग बोर्ड विधायकों के लिए विश्व स्तरीय बहुमंजिला फ्लैट्स बना रहा है और AIS योजना का भी शिलान्यास कल करने वाले हैं CM गहलोत। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने ये बताया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए भी हाउसिंग बोर्ड शानदार और पूर्ण सुविधाओं से युक्त फ्लैट्स बना रहा है। साथ में कल ही CM अशोक गहलोत हाउसिंग बोर्ड की 4 और परियोजनाओं का भी शिलान्यास करने वाले हैं। CMR से ही इन सभी योजनाओं का शिलान्यास सूबे के मुखिया अशोक गहलोत कल करेंगे। जयपुर की गोपालपुरा बाईपास योजना के मामले में बड़ी खबर है। JDA योजना को लेकर मांगेगा आपत्ति और सुझाव। आमजन से इस बारे में मांगेगा आपत्ति व सुझाव। इन आपत्ति सुझावों के निस्तारण के बाद भेजेगा प्रस्ताव। विदेश मंत्री शांति धारीवाल को प्रस्ताव भेजा जाएगा। धारीवाल के फैसले के आधार पर योजना पर काम होगा। धारीवाल के फैसला का जो भी फैसला होगा उसके आधार पर योजना पर काम किया जाएगा। इस योजना के मुताबिक सड़क किनारे गतिविधियों का नियमन करना है। गैर आवासीय गतिविधियों को दिया जाना है कमर्शियल पट्टा। कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप कह सकते हैं। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास योजना के मामले में ये बड़ी खबर है कि JDA योजना को लेकर आपत्ति और सुझाव मांगेगा। आमजन से इस मामले में आपत्ति सुझाव मांगे जाएंगे और इन आपत्ति और सुझावों के निस्तारण के बाद प्रस्ताव भेजा जाएगा। विदेश मंत्री शांति धारीवाल को प्रस्ताव भेजा जाएगा और साथ ही धारीवाल के फैसले के आधार पर योजना पर आगे काम होगा। इस योजना के मुताबिक सड़क किनारे गतिविधियों का नियमन करना है और गैर आवासीय गतिविधियों को कमर्शियल पट्टा दिया जाना है। निकाय और पंचायत चुनाव का मामला है। राज्य निर्वाचन आयोग डिफॉल्टरों को चुनाव लड़ने से रोक सकता है। ये बड़ी खबर है। निकाय और पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ राज्य निर्वाचन आयोग डिफॉल्टर्स को चुनाव लड़ने से रोक सकता है, ऐसी खबर है। पिछले चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले प्रत्याशी डिफॉल्टर हो सकते हैं, ऐसी खबर है। आयोग ने चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए तय की है खर्च सीमा। जिला परिषद मेंबर के लिए खर्च सीमा तय की गई है 1.5 लाख रुपए, जबकि पंचायत समिति सदस्यों के लिए 75,000 रुपए निर्धारित की गई है। अब डिफॉल्टर्स को नुकसान हो सकता है, ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है। निकाय और पंचायत चुनाव के मद्देनजर कि राज्य निर्वाचन आयोग डिफॉल्टर्स को चुनाव लड़ने से रोक सकता है और पिछले चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं देने वाले प्रत्याशी जो भी हैं वो डिफॉल्टर हो सकते हैं और आयोग ने चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों के लिए खर्च सीमा तय की है। जिला परिषद मेंबर के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च सीमा तय की गई है। साथ में पंचायत समिति मेंबर्स के लिए 75,000 रुपए निर्धारित किए गए। रेल तंत्र में गजब की गणित। जी हाँ, मैसेज आया आपका कोच D03 है। स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि ट्रेन में इस नंबर का कोच है ही नहीं। जयपुर जोधपुर स्पेशल ट्रेन में रोज परेशान यात्री हो रहे हैं। दरअसल रेलवे ने सिस्टम में बना दिए D3 और D03 कोच, लेकिन कोच पर नंबरिंग सही नहीं होने के चलते यात्रियों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीट 1 से 60 तक यानी कि 1 से 60 के यात्रियों की बुकिंग हो रही D3 कोच में और सीट 61 से 120 के यात्रियों की बुकिंग हो रही है कोच D03 में, जबकि ट्रेन में D3 के बाद लगा है कोच नंबर D4 और ऐसे में D03 कोच अलॉट वाले यात्री भटकते रहते हैं कोच की तलाश में, वो बहुत परेशान हैं। दरअसल ट्रेन में पिछले दिनों 108 सीट के बजाय लगे 120 सीट वाले कोच और इस वजह से टिकट बुकिंग के दौरान बन रही गड़बड़ी की स्थिति। अब जो यात्री हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, वहाँ पर पहुँचते हैं, जो बुकिंग होती है उसके बाद, लेकिन जब आते हैं तो नंबरिंग सही नहीं होने की वजह से दिक्कतें हो जाती है। मैसेज उनको आता है लेकिन मैसेज के बाद जब पहुंचते हैं तो नंबर वो सही नहीं पाया जाता। ऐसे ही हुआ कि मैसेज आया और कोच आपका D03 है, लेकिन स्टेशन पहुंचे तो नंबरिंग सही नहीं थी, नंबर का कोच मिला ही नहीं।
जयपुर जोधपुर स्पेशल ट्रेन में रोज परेशान हो रहे हैं यात्री। दरअसल रेलवे ने सिस्टम में D3 और D03 कोच बना दिए हैं, लेकिन कोच पर नंबरिंग सही नहीं होने के चलते यात्री भटकने को मजबूर हैं। सीट 1 से 60 के यात्रियों की बुकिंग D3 कोच में हो रही है, जबकि 61 से 120 यात्रियों की बुकिंग D03 में हो रही है। ट्रेन में D3 के बाद लगाए कोच नंबर D4 और ऐसे में D03 कोच अलॉट वाले यात्री भटकने के लिए मजबूर हैं। दरअसल ट्रेन में पिछले दिनों 108 सीट के बजाय 120 सीट वाले कोच लगे और इसी वजह से टिकट बुकिंग के दौरान गड़बड़ी की स्थिति उभर करके सामने आ रही है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है। 6 विधायक हुए थे कांग्रेस में शामिल। सुप्रीम कोर्ट में टली मामले की सुनवाई। बसपा की याचिका पर कल सुनवाई होनी थी, अब 21 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई, ऐसी खबर है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। शैल कुमार त्रिवेदी पैरवी कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सुनील कुमार फर्नांडिस पैरवी कर रहे हैं। अब सुनवाई टली है, आगे सुनवाई होगी। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों से जुड़ा हुआ पूरा मसला ये है। 6 विधायक बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल सुनवाई टल गई है। बसपा की याचिका पर कल सुनवाई होनी थी, अब 21 सितंबर वो तारीख है जब मामले पर अगली सुनवाई होगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से शैल कुमार त्रिवेदी पैरवी कर रहे हैं, साथ में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सुनील कुमार फर्नांडिस पैरवी कर रहे हैं। अब आसान नहीं होगा ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना। जी हाँ, अब ये इतना आसान दिखाई नहीं देता, क्योंकि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने नए नियम कायदे बना दिए हैं। ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कम से कम 5 बीघा ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है। इस ज़मीन के अंदर ही संचालक को बनाना होगा ड्राइविंग ट्रैक, और प्रदेश में भी जल्द जारी हो सकते हैं ड्राइविंग ट्रेनिंग स्टूडेंट को लेकर यही नियम। अब खबर ये है कि प्रदेश में ऐसे ही नियम कायदे जल्द ही जारी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अब आसान नहीं होगा ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना, ये हम क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर समझिए कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने नियम बना दिए हैं, नए नियम। ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए कम से कम 5 बीघा ज़मीन होना ज़रूरी है, और इस ज़मीन के अंदर ही संचालक को ड्राइविंग ट्रैक बनाना होगा। प्रदेश में भी जल्द ही ड्राइविंग ट्रेनिंग स्टूडेंट को लेकर यही नियम जारी हो सकते हैं। अगले 10 से 12 दिन कम होगी बारिश, ये खबर है कि अगले 10 से 12 दिन का वक्त है जब बारिश कम होगी। प्रदेश में सिस्टम कमज़ोर होते ही सक्रिय हुई पश्चिमी हवाएं, कई शहरों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर में कल 35.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। बीते 48 घंटे के दरमियान तापमान बढ़ गया है 2 डिग्री सेल्सियस तक। 13 अगस्त तक बारिश को लेकर नहीं है कोई चेतावनी। अब 13 अगस्त तक के लिए जानकारी ये है कि बारिश होगी, इसको लेकर चेतावनी जारी नहीं की गई है, कोई चेतावनी नहीं है, इसलिए अगले 10 से 12 दिन बारिश कम होगी। हालांकि कई ऐसे इलाके होंगे, कई ऐसे ज़िले जहां पर बारिश हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश, लेकिन सिस्टम कमज़ोर होते ही जो पश्चिमी हवाएं हैं वो सक्रिय हो गई हैं। कई शहरों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो गई है। गर्मी कई शहरों में बढ़ने लगी, ऐसी भी खबर है। जयपुर में कल 35.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था, और बीते 48 घंटे के दरमियान तापमान बढ़ गया है 2 डिग्री सेल्सियस तक। 13 अगस्त तक खबर यह है कि बारिश को लेकर कोई चेतावनी फिलहाल नहीं है। मौसम विभाग के द्वारा ये कहा गया कि 10 से 12 दिन तक बारिश कहीं पर हो सकती है हल्की, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में बारिश नहीं होगी। अब आप देख रहे हैं लगातार मानसूनी बारिश, बीच में मानसून गायब, लेकिन उसके बाद जब मानसून सक्रिय हुआ तो अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, तमाम हिस्सों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर बारिश के बाद परेशानी लोगों को हो रही थी। मानसूनी बारिश जिसकी वजह से तमाम हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हुई। कई इलाकों में बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बारिश हो गई है मुकम्मल, अब नहीं भी होगी तो चलेगा। अब यही खबर है, जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि थोड़ा सा मौसम ठीक हो तो जल निकासी हो सके, या फिर जो घरों में पानी घुस गया है उसको बाहर निकाला जा सके, उनके लिए ये राहत वाली खबर है कि अगले 10 से 12 दिन बारिश कम होगी, और सिस्टम जो कमज़ोर हुआ है उससे पश्चिमी हवाएं सक्रिय हो गई हैं एक बार फिर से। कई शहरों में तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है तापमान में। और साथ ही जयपुर की अगर बात करते हैं तो 35.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, और 48 घंटे के दरमियान तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। 48 घंटे के दौरान खबर ये है कि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है, और अभी आने वाले 10 से 12 दिन राहत भरे हो सकते हैं उन इलाकों के लिए जहां पर लोग बेहद परेशान थे।
अब एक तरीके से तैयारी करने का मौका भी मिल जाएगा। अगर 10-12 दिन के बाद फिर से बारिश होती है, तेज़ बारिश अलग अलग हिस्सों में, तो वहाँ पर स्थितियाँ जो अभी उभर करके सामने आ रही हैं वो ना आए, इसलिए भी प्रशासनिक अमले को तैयारी करने का मौका मिल गया है, आप साफ तौर से कह सकते हैं। क्योंकि 10 से 12 दिन अगर बारिश नहीं होगी तो उन इलाकों में जाकर के रेस्क्यू किया जा सकता है, वहाँ पर हालातों का जायज़ा लेकर के उन लोगों तक राहत पहुँचाई जा सकती है जो लगातार परेशानी का सामना बारिश की वजह से कर रहे थे। अब 13 अगस्त तक के लिए जानकारी है कि बारिश को लेकर कोई चेतावनी फिलहाल नहीं। कोरोना काल में मोबाइल ने बांटे सबसे ज़्यादा रोग। जी हाँ, कोरोना काल में मोबाइल फ़ोन ने सबसे ज़्यादा रोग बांटे हैं। ये खबर 1.5 साल में घर में रहकर मोबाइल पर हो रहे सारे काम। 1.5 साल का वक्त हो गया कोविड को, और ख़बर ये कि 1.5 साल में घर में रहकर के मोबाइल फ़ोन पर सारे काम हो रहे हैं। सभी फ़ोन के ज़रिए ही अपना काम निपटा रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई, ऑफिस का काम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताना। अब इसके साइड इफ़ेक्ट आने लगे हैं सामने, जो बार बार आपने देखा, तमाम हिस्सों से तस्वीरें भी सामने आई। फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ लॉकडाउन के दरमियान भी। सोशल मीडिया पर वक्त लोगों ने ज़्यादा बिताया, साथ में ऑफिस का काम हो, स्कूल कॉलेजेस की पढ़ाई हो, सभी फ़ोन पर ही ज़्यादा होता रहा। अब इसके साइड इफ़ेक्ट जो है वो सामने आ रहे हैं। आंखों से शुरू हुआ ये असर पहुंचा स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी तक। अब डॉक्टर भी कह रहे हैं कि लोगों को स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए। डॉक्टर्स ने ये सलाह दी है आम लोगों के लिए भी। ये कहा गया डॉक्टर्स की तरफ से कि लोगों को स्क्रीन टाइम जो है उसको कम करना होगा, वरना स्थिति और भी ख़राब हो सकती है, बीमारियाँ बढ़ सकती हैं। बच्चों युवाओं में चिड़चिड़ापन, रेटिना कमज़ोर होना, मोटापे जैसी तमाम समस्याएं उभर करके सामने आ रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी शिकायतें लोगों ने की हैं कि मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से तमाम परेशानियां उजागर हो रही हैं। परेशानियां आंखों को लेकर सामने आ रही हैं। अब डॉक्टर्स ने भी चेता दिया है कि जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करना होगा। अगर नहीं किया तो फिर स्थिति ख़राब हो सकती है, क्योंकि कोविड अभी गया नहीं है। अभी भी हालांकि धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक हो रही हैं। लॉकडाउन जब था, 2 बार लॉकडाउन लगा देश भर में, और साथ ही पहली बार जब लॉकडाउन था लोग परेशान भी हुए। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फ़ोन का ही किया गया। फ़ोन एकमात्र सहारा था लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए भी, और उनका वक्त बिताने में कारगर साबित हुआ मोबाइल फ़ोन। लेकिन अब ज़्यादा इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन का जो किया गया उसके साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं। 1.5 साल में घर में रहकर के मोबाइल पर सारे काम होते रहे, वो स्कूल कॉलेजेस के हों या फिर ऑफिस के काम हो या फिर सोशल मीडिया पर वक्त बिताना हो। अब इसके साइड इफ़ेक्ट जिससे सभी को सचेत होने की आवश्यकता है। आँखों में असर जो हो रहा था वो स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी तक पहुँच गया है, जो कि घातक है। और अब डॉक्टर्स ने भी ये चेता दिया है कि स्क्रीन टाइम का जो वक्त आपका है उसको कम करना होगा, अगर नहीं किया खतरा बढ़ेगा। बच्चों युवाओं में चिड़चिड़ापन देखा गया, रेटिना कमज़ोर हो रहा है, मोटापे जैसी तमाम समस्याएं उभर करके सामने आ रही हैं, जिससे अब हम सभी को अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की अव्यवस्था। जी, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में मनमर्जी से शुल्क वसूली, इसको लेकर अभिभावक बेहद परेशान हैं। निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की अव्यवस्था, आपको बता रहे हैं कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में मनमर्जी से शुल्क वसूली हो रही है। कोटा, जयपुर, सीकर में वसूला जा रहा विकास शुल्क, और साथ में आरटीई के तहत नहीं वसूला जा सकता है शुल्क। आरटीई में ये है और आरटीई के तहत ही ज़्यादा जो शुल्क है उसको नहीं वसूला जा सकता है। जयपुर में 5 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल में करीब 3.5 छात्र पढ़ते हैं, 3.5 लाख माफ़ कीजिएगा। इनमें 1,000 रुपये प्रति बच्चे से विकास शुल्क लिया जा रहा है। सीकर में भी 9 स्कूलों में लिया जा चुका शुल्क, जिसको लेकर अभिभावकों में गुस्सा है। जो पेरेंट्स हैं वो गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से मनमर्जी अगर चलेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की अव्यवस्था है जो उजागर हो रही है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में मनमर्जी से फीस वसूली, कोटा, जयपुर, सीकर में वसूला जा रहा विकास शुल्क, और इसको लेकर खबर है कि आरटीई के तहत ये जो शुल्क है उसको वसूला नहीं जा सकता है। जयपुर में 5 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल हैं जहां से भी ये खबर है, और साथ ही 1,000 रुपये प्रति बच्चे से विकास शुल्क लिया जा रहा है। और सीकर से भी खबर है कि 9 स्कूलों में ये शुल्क लिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है अजमेर से। अजमेर में टायरों के गोदाम में भीषण आग लगी है। आग से गोदाम में रखा सामान जलकर के राख हुआ। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जाहिर की जा रही है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ये अजमेर से खबर, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। टायरों के गोदाम में भीषण आग की तस्वीर है।
आग से गोदाम में रखा जो सामान था वो जल करके राख हो गया, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। इसी पर अजमेर से अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी शुभम जैन जुड़ चुके हैं। शुभम, कैसे आग लगी और अभी क्या स्थिति है आग को लेकर? जी बिल्कुल, जो ये आग थी ये सुबह के समय से लगी थी और जो पुराने टायरों का जो गोदाम है उसके अंदर ये आग लगी थी। आग लगने के कारण जो लाखों का माल है वो जलकर राख हो गया। आग के अंदर एक पिकअप, एक्टिवा और टेम्पो भी जलकर राख हो गए, जिसको लेकर के करीबन बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। और अग्निशमन की गाड़ियों को सूचना दी गई थी, जिस पर करीबन आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग को काबू पा लिया है। हालांकि आग पे अब काबू पा लिया गया है। ये घटना वैशाली नगर ईदगाह कॉलोनी की बताई जा रही है, लेकिन आग लगने का कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं पाया है। जो गोदाम मालिक है वो भी अभी कुछ बताने, उन्होंने भी कहा कि आग क्या कारणों के चलते आग लगी है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि पूरे क्षेत्र के अंदर काला धुआं, पूरा अंधेरा छा गया था और आग के अंदर जल करके लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गनीमत रही, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खरीद सामान जो है तो करीब 20 लाख रुपए का सामान का नुकसान का आंकलन निकाला जा रहा है, जिसको लेकर के अब और भी आगे के प्रयास किए जा रहे हैं और आग लगने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। जो मालिक हैं उनका कहना है कि ये आग पीछे से लगी थी, उनको ये नहीं मालूम कि आग लगी कैसे, तो अब वही पड़ताल की जा रही है कि आग लगने का कारण क्या रहा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शुभम। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट अधिग्रहण मामला, सरकार के स्तर पर तैयारी पूरी, आज हो सकती है कार्रवाई, आज जारी किया जा सकता है नोटिस, ऐसी खबर है। ये बड़ी खबर आपके सामने, मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट अधिग्रहण का ये पूरा मसला है। सरकार के स्तर पर खबर है कि तैयारी पूरी हो चुकी है। अब जानकारी है कि आज हो सकती है कार्रवाई और साथ ही नोटिस भी जारी किया जा सकता है, ऐसी खबर है। अब इंतजार आज को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारी पूरी हो चुकी है। कल भी ये खबर हम आपको बता रहे थे कि मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट अधिग्रहण को लेकर सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। अब जानकारी ये है कि सरकार के स्तर पर जो तैयारी होनी थी वो पूरी की जा चुकी है और आज ही कार्रवाई हो सकती है, आज नोटिस जारी किया जा सकता है। इंतजार रहेगा नोटिस कब जारी होता है। बहरहाल सरकारी स्तर पर जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। मेहंदीपुर बालाजी महंत का देवलोक गमन परसों हुआ, कल उन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और आज ये खबर है कि मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट अधिग्रहण के मामले को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारी पूरी हो चुकी है। साथ ही आज किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है, किसी भी वक्त नोटिस जारी किया जा सकता है। अब नोटिस को लेकर कब तक कोई जानकारी मिलती है या फिर अपडेट निकल कर के सामने आता है वो आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल ये खबर महत्वपूर्ण है। इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अधिग्रहण को लेकर खबर ये कि सरकारी स्तर पर जो तैयारी होनी थी वो पूरी हो चुकी है, कब तक आ जाएगा नोटिस? आज पूरी संभावना दीपक जताई जा रही, पूरी संभावना दीपक जा रही है। इसके आधार पर जिस तरह से कार्रवाई शुरू की गई थी जब महंत किशोरपुरी का निधन हुआ था, उसके बाद इस पूरे मामले की कवायद मानी जा रही थी अधिग्रहण को लेकर। जो पब्लिक नोटिस एक तरह से कहा जाता है पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस जारी करने के बाद उसकी आपत्तियां मांगी जाएंगी और उसके बाद फिर इस बारे में आगे कार्रवाई की जाएगी। दो ऐसे मंदिर हैं जिनको ट्रस्ट जो है बना था कुछ दिनों पहले, धौलागढ़ का मामला था और एक मामला जमारामगढ़ का मंदिर का, और बाद में फिर ये मामला कोर्ट में अटका। उस पूरे मामले को भी सरकार देख रही है और एक मैनेजमेंट कमेटी बनाने की बात है। एक्चुअली इशू जो जारी किया जाएगा, नोटिस जो इशू किया जाएगा, उसके बाद फिर मैनेजमेंट कमेटी बनाने की बात की आएगी और पूरे ये कवायद जो है ये सरकारी स्तर पर पूरी हो चुकी है। अब केवल कार्रवाई करने की बात है। वो कार्रवाई माना यही जा रहा है कि आज कार्रवाई की जा सकती है इस पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल, कवायद पूरी हो चुकी है और आज ही आपने कहा कि कार्रवाई हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोरोना की तीसरी लहर की सुगबुगाहट, कहीं पंचायत चुनाव न बिगाड़ दे हालात, ये बड़ा सवाल है। कोरोना की तीसरी लहर की सुगबुगाहट तेज है और इसी बीच में कहीं पंचायत चुनाव ना बिगाड़ दे हालात। देश में कोरोना की मृत्यु दर और रिकवरी रेट के लिहाज से राजस्थान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन पंचायत चुनावों की जल्दबाजी पड़ सकती है भारी। अब ये कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया, तारीख सामने है। अब ऐसे में खबर ये कि कहीं पंचायत चुनावों की जल्दबाजी भारी ना पड़ जाए। कोविड नियंत्रण कार्यों को
फिर से डाल सकती मुश्किल में कोविड नियंत्रण जिस तरीके से राजस्थान में किया गया। अब खबर ये कि पंचायत चुनाव अगर होते हैं तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, इस पर भी हमें सोचना होगा। राजस्थान की रिकवरी दर देश में सबसे बेहतर 99.04% है और मृत्यु दर में भी प्रदेश 1% से कम वाले 11 राज्यों में है। मृत्यु दर भी बहुत कम यहाँ पर है। इस लिहाज से भी हम कह रहे हैं कि जो तैयारी है, जो पहली और दूसरी लहर में तैयारी राजस्थान में देखने को मिली, उसकी तारीफ हुई। हालांकि बेहतर प्रबंधन यहाँ पर कोविड का किया गया, लेकिन तीसरी लहर के संकेत मिले हैं, जो बुगाहट तेज़ है। और इसी बीच में पंचायत चुनाव का ऐलान कर दिया गया। कहीं ये पूरे हालात ना बिगाड़ दें, स्थिति जो अभी नियंत्रण में है वो नियंत्रण से बाहर ना हो जाए, क्योंकि गैदरिंग होगी, भीड़ बढ़ेगी और ऐसे में कोविड के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देश में कोरोना के मृत्यु दर और रिकवरी रेट के लिहाज से राजस्थान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन पंचायत चुनाव की जल्दबाजी जो की जा रही है वो भारी पड़ सकती है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। कोविड नियंत्रण कार्यों को फिर से मुश्किलों में डाल सकती है। राजस्थान की रिकवरी दर देश में सबसे बेहतर 99.04% है और साथ ही मृत्यु दर में भी प्रदेश 1% से कम वाले 11 राज्यों में शामिल है। धौलपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राजौरा खुर्द टोल बूथ पर एक कार चालक टोल बूथ कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये वीडियो 23 जुलाई का बताया जा रहा है। टोल प्लाजा के 3 कर्मचारियों को जान से मारने के इरादे के साथ हाथापाई वहां पर की गई। घटना का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। टोल पर हुए विवाद को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। टोल बूथ कर्मचारियों को कुचलने के इरादे से एक कार वहां पर, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जानबूझ करके कार चालक सभी को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है। जो वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसी का फुटेज ही आपको हम दिखा रहे हैं। अब इस पूरे फुटेज के आधार पर पुलिस पड़ताल कर रही है। हालांकि ये वीडियो 23 जुलाई का बताया जा रहा है। फर्स्ट इंडिया जो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं इसकी पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। अब जो टोल बूथ कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ होगी। टोल प्लाजा के 3 कर्मचारियों को जान से मारने के इरादे के साथ वहां पर खबर है कि हाथापाई भी की गई और उसके बाद गाड़ी से कुचलने की कोशिश उनको ये कार चालक करता हुआ दिखाई दे रहा है। राजौरा खुर्द टोल बूथ पर एक कार चालक के करतूत आपको हम दिखा रहे। टोल बूथ जो कर्मचारी वहां पर मौजूद थे उनको कुचलने की कोशिश। धौलपुर का ये वीडियो है राजौरा खुर्द टोल बूथ का और अब इस फुटेज के आधार पर पड़ताल कर रही है पुलिस को क्या जानकारी हाथ लगती है उसके बाद फिर जांच आगे बढ़ेगी। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के 12 दौरे का आज दूसरा दिन है। राजे सांसद कार्यालय से रवाना हुई। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड के लिए निकली हैं राजे। खानपुर जाने का उनका कार्यक्रम है। लगातार बाढ़ प्रभावित या फिर आपदा प्रभावित आपका ये जो इलाके हैं वहाँ पर जा कर के हालचाल राजे जान रही हैं। किस तरीके की स्थितियाँ वहाँ पर बनी हुई हैं, किस तरीके के हालात वहाँ पर हैं, वो लगातार जा रही हैं। कल भी उन्होंने जब दौरा किया था अलग अलग हिस्सों का तो ट्वीट किया था। ट्वीट के जरिए कहा था कि सरकार सिविल लाइन में सो रही है लेकिन आम जनता हाड़ौती में परेशान हो रही है बरसाती पानी की वजह से, जल भराव की वजह से। और आज की अपडेट है कि 12 दौरे का दूसरा दिन है राजे का। राजे सांसद कार्यालय से रवाना हो चुकी है। पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड के लिए निकली हैं और उनका खानपुर जाने का आज का कार्यक्रम है। खानपुर पहुंचेंगी राजे, वहां पर कार्यकर्ता उनका इंतज़ार हालांकि कर रहे हैं। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर कैसे स्थितियां बनी हुई हैं, आपदा प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर लोगों से वो मिलेंगे, हालचाल वहाँ का जानेंगे और हर संभव उन्होंने कहा कि सरकार को इस वक्त में जहाँ पर भी आपदा प्रभावित इलाके हैं, जहाँ पर लोग बेघर हुए हैं, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, वहाँ लोगों को राहत पहुँचाने के लिए सरकार को एक्टिवनेस दिखानी होगी और भी तेज़ी के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा था कि हाड़ौती अंचल में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव है, जल निकासी नहीं हो पा रही है, बारिश से पहले इंतजामात क्यों नहीं किए गए, व्यवस्थाएं कहाँ हैं। बूंदी से बड़ी खबर है। खेत में भैंस चराते वक्त 2 बालक खान में गिरे। खान में भरे पानी में डूबने से दोनों भाइयों की मौत की खबर है। ये बड़ी खबर बूंदी से इस वक्त थी। भैंस चराते वक्त खेत पर 2 बालक खान में गिरे। उसके बाद खबर ये कि डूबने से दोनों ही भाइयों की मौत की खबर। सदर थाना इलाके के अस्तौली गांव की घटना है। हड़कंप मचा पूरे इलाके में। अब भैंस चराने के लिए खेत पर गए हुए थे दोनों ही सगे भाई बताए जा रहे हैं।
और डूबने की वजह से खान में दोनों ही भाइयों की मौत हो गई है। जानकारी ये पुलिस भी मौके पर पहुंची, साथ ही पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। इस खबर के बाद से ही दो सगे भाइयों की डूबने की वजह से मौत की खबर है। खान में जो पानी भरा हुआ था उसमें दोनों ही डूबे, जिसके बाद ये हादसा हुआ। दोनों की जान चली गई है। जानकारी ये है, हालांकि घर से निकले थे भैंस चराने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाकर के खान में गिरे और फिर ये हादसा हुआ कि खान में पानी भरा हुआ था। डूबने से ही दोनों की मौत हुई है, दोनों की जान गई है। अब दोनों के शवों को निकाल लिया गया खान से बाहर। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस को इत्तला दी थी इस घटनाक्रम को लेकर। परिजनों का बुरा हाल है, साथ ही पूरे इलाके में भी मातम है इस खबर के बाद से। दो सगे भाई जिनकी मौत के बाद हड़कंप मचा। दोनों ही खेत पर भैंस चराने के लिए गए हुए थे, ये जानकारी है, और अचानक से खान में गिरे और उसके बाद मौत हो गई। और इसी के साथ ही अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।